ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 9 जुलाई करंट अफेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप कवर कर लीजिएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके क्या सजेशन है, क्या फीडबैक है, उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को उनका बेनिफिट मिल पाए। गाइस मैं चाहूँगा अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, तो इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। तो 9 जुलाई करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। गाइस बताना चाहूँगा लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो इन टेस्ट सीरीज़ को लें और अपना टेस्ट दे के परफॉर्मेंस देखें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी एग्जाम से पहले, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ अगर हम देखें तो GS1 से जो सबसे पहली न्यूज़ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है द्विशताब्दी यानी कि 200 साल हो गए हैं मुंबई समाचार को। अ न्यूज़पेपर विच हैज़ बिन पब्लिश्ड कॉन्टीन्यूसली फॉर 200 साल। तो 200 साल से मुंबई समाचार करके एक न्यूज़पेपर आता है जिसको 200 साल हो गए हैं, लगातार 200 साल से वो चलता आ रहा है। 1822 में वो शुरू हुआ था। तो द मीडियम ऑफ लैंग्वेज वॉज गुजराती, गुजराती में ये अखबार आता है। जो प्रिंटिंग है मुंबई समाचार की एज अ वीकली, पहले ये एक वीकली के रूप में स्टार्ट हुआ, हर हफ्ते में एक बार आता था। ये 1 जुलाई 1822 से स्टार्ट हुआ बाय श्री, देखिए ये पारसी पर्सन थे, फारदूनजी मर्जबानजी, है ना। तो इनके द्वारा ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। बाद में ये 1832 से यानी कि 10 साल बाद इसको डेली बना दिया गया। अब ये डेली अखबार आता है, तब से ये 200 साल हो गए हैं इसको चलते चलते, ये डेली अखबार आ रहा है। नेक्स्ट आता है हेरिटेज साइट्स के ऊपर। अगर देखें तो हेरिटेज साइट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूनियन गवर्नमेंट ने उसकी जो बजट स्पीच रही है 2020 की 2021 में, उसने डिक्लेयर किया था 5 साइट्स ऑफ सिग्निफिकेंट कल्चरल इंपॉर्टेंस आइकॉनिक साइट्स। तो आइकॉनिक साइट्स बनाई गई हैं 5 साइट्स को भारत की, जैसे कि एक तो राखीगढ़ी है हरियाणा की, हस्तिनापुर है यूपी में, धोलावीरा गुजरात में, शिवसागर असम में और आदि चंदलूर ये तमिलनाडु की है। इंडिया रिसेंटली गॉट इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है यूनेस्को की, भारत को उसका मेंबर बना दिया गया है फॉर अ 4 ईयर टर्म फ्रॉम 2021 टू 2025। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे कि भारत को जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को का जो मेंबर बनाया गया है वो किस समय तक के लिए, किस समय के लिए बनाया गया है, 2021 से लेकर 2025 तक। एंड ऑल्सो एज मैनी एज 9 न्यू साइट्स, 9 और साइट्स हैं, जैसे कि नालंदा महाविहार है बिहार का, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद है, जयपुर है, ककातिया का जो रुद्रप्पा टेम्पल है तेलंगाना का, धोलावीरा गुजरात का, इनको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है, जिससे कि भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 40 मॉन्यूमेंट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही दुखद एक न्यूज़ है कि फॉर्मर जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को असैसिनेट कर दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो कल ही ये हत्या हुई है उनकी, जिस टाइम वो स्पीच दे रहे थे, वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे जापान के अंदर, पीछे से किसी पर्सन ने उनको गोली मार दी। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जापान्स लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर, डाइड ऑन फ्राइडे आफ्टर बीइंग शॉट वाइल कैंपेनिंग फॉर अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो उनको शॉट कर दिया गया, उनको गोली मार दी गई पार्लियामेंट्री इलेक्शन का जब वो कैंपेन कर रहे थे। अ मैन ओपनड फायर ऑन मिस्टर आबे 67, जो कि 67 ईयर्स के थे, बिहाइंड से यानी पीछे से किया उन पर हमला एक होममेड गन से एट अ ड्रैप ट्रैफिक आइलैंड इन द वेस्टर्न सिटी ऑफ नारा। तो नारा एक सिटी करके है जापान के अंदर, वेस्टर्न जापान में, तो वहाँ पे उन पर अटैक किया गया और उनको गोली मार दी गई। इट वॉज द फर्स्ट असैसिनेशन ऑफ अ सिटिंग और फॉर्मर जापानीज प्रीमियर सिंस द डेज ऑफ द प्री वॉर मिलिटेरिज्म इन द 1930s। तो 1930s में देखा जाता था ऐसे कि जापान के अंदर किसी की हत्या कर दी गई, लेकिन तब से लेके 2020 यानी करीब करीब 90 साल हो चुके हैं, ऐसा वहाँ पे कभी नहीं हुआ। पहला असैसिनेशन है जो किसी जापानीज़ प्रीमियर का यानी कि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर का, किसी जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हुआ हो, चाहे तो वो फॉर्मर रहे हों और चाहे वो इस टाइम पे सिटिंग रहे हों। तो इंडिया विल ऑब्जर्व अ डे ऑफ मॉर्निंग फॉर फॉर्मर जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को अ डे ऑफ मॉर्निंग सेलिब्रेट किया जाएगा, सेलिब्रेट इन द सेंस कि ऑब्जर्व किया जाएगा पूरे देश में। जो सभी जगह पे जो झंडे होंगे उनको हाफ मास्ट में फैलाया जाएगा। ये सिर्फ इसलिए है जिससे कि उनको रेस्पेक्ट दी जा सके। और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि वो जापान के साथ खड़े हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए शिंजो आबे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। जापान के अंदर गोली चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये हमें समझना होगा, क्योंकि जापानीज़ हिस्ट्री जो रही है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत ही पीसफुल हिस्ट्री रही है। और उन्होंने जो उनके गन लॉज हैं
और जो जापान में गन लॉज हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं। वहाँ पे गन रखना एक बहुत ही सीवियर काम है, वहाँ पे गन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। कुछ दिनों पहले के जो करंट अफेयर्स थे उसमें भी कवर किया गया था कि जापान के अंदर गन रखना बहुत मुश्किल है। जिस टाइम पे यूएस में शूटिंग हुई थी, यूएस में लोगों को मारा गया था, उसी दिन हमने ये भी देखा था कि भारत में गन लॉज कैसे हैं, जापान के गन लॉज कैसे हैं, कनाडा के, न्यूजीलैंड के, सभी देशों के गन लॉज देखे थे। तो उस टाइम हमने जापान के गन लॉज भी देखे थे। तो जापान के अंदर गन रखना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे उन्होंने कहा जा रहा है कि जो एक्यूज़्ड है जिसने गोली मारी है वो उसके पास जो है हैंडमेड गन है थी, यानी कि उसने घर में खुद बनाई थी वो गन, हैंडमेड गन थी जिससे उसने अटैक किया है। नेक्स्ट आता है कैबिनेट अप्रूव्स एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस ऑन अ वे फाइंडिंग एप्लीकेशन। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैबिनेट ने एग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया और यूएन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वे फाइंडिंग एप्लीकेशन के लिए टू बी यूज्ड इन द पलाइज डेस्टिनेशंस यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट जेनेवा। तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है पलाइज डेस्टिनेशंस, ये ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस है, कई सारे फ्लोर्स है इसमें, कई सारी बिल्डिंग्स हैं। तो वहाँ पे अलग अलग जगह पे से जब लोग आते हैं, अलग अलग देशों के जब वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, तो वहाँ पर उनको बहुत मुश्किल होती है इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतने सारे फ्लोर्स में अपने ऑफिसेज ढूंढने में, किसी सेमिनार हॉल में जाने में उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए जीपीएस जिस तरह से कि एक बाहर की तरफ काम करता है कि जब हम सिटी में हमें घूमना हो तो जीपीएस बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन जीपीएस अगर हम उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाएंगे तो बिल्डिंग के अंदर जीपीएस काम नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से एक नया एप्लीकेशन बनाने की बात की जा रही है जिससे कि उस बिल्डिंग के अंदर नेविगेशन किया जा सके उस ऐप को यूज़ करके। तो यूनाइटेड नेशंस जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में फाउंड की गई थी, इसके अंदर अभी 193 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है जेनेवा में, उसके अंदर 5 बिल्डिंग्स हैं, 21 फ्लोर हैं, जो कि हिस्टोरिक प्लाइज नेशंस को हाउस करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ डेलीगेट्स, मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी एंड जनरल पब्लिक विजिट यूएनओजी, यानी यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस ऑफ जिनेवा है, टू पार्टिसिपेट इन वेरियस मीटिंग्स एंड कन्वेंशंस। तो कई सारी मीटिंग्स में, कन्वेंशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारे डेलीगेट्स हर देशों से आते हैं और वहाँ पे रुकते हैं। कीपिंग इन व्यू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्डिंग्स एंड ह्यूज पार्टिसिपेशन, देर वॉज a requirement of a navigational application which can help the visitors and other delegates in finding their way inside the premises। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वहाँ तक, उस बिल्डिंग तक तो जीपीएस की मदद से पहुँच जाएंगे, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर अगर आपको ढूंढना हो कोई ऑफिस या कोई कॉन्फ्रेंस हॉल, कोई मीटिंग हॉल, तो उसके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था अब तक जो डेलीगेट्स आते थे। तो उसके लिए भारत ने यूनाइटेड नेशंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है कि इंडिया एक ऐप बनाएगा उस बिल्डिंग के अंदर नेविगेशन करने के लिए। वाइल द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस बेस्ड एप्स फंक्शन इन ओपन स्पेस, देखिए वो तो ओपन स्पेस में काम करती हैं। अ मोर प्रिसाइज इन बिल्डिंग नेविगेशनल ऐप विल असिस्ट द विजिटर्स इन लोकेटिंग द रूम एंड ऑफिसेज। जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ वे फंडिंग एप्लीकेशन हैज़ बीन कंसेप्शुलाइज्ड एज डोनेशन। देखिए भारत की तरफ से डोनेशन होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशंस को ऑन दी ओकेजन ऑफ इट्स 75th एनिवर्सरी इन 2020 में। ये इसको कहा गया था द एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है वो $2 मिलियन आएगा इस ऐप को डेवलप करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए। तो इतना इस पर खर्चा आएगा, करीब करीब $2 मिलियन की बात की जा रही है कि इतना इसको बनाने में, इसको मेंटेन करने में जो खर्चा आएगा वो अराउंड $2 मिलियन होगा। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ द ऐप हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो सी डॉट को प्रोजेक्ट दिया गया है कि वो ये डेवलप करेंगे, जो कि एक ऑटोनोमस टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। द ऐप विल मेक इंडियाज प्रेजेंस फेल्ट इन द यूएन एंड शोकेस इट्स सॉफ्ट पावर इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, अ मेड इन इंडिया ऐप इन द मोबाइल्स ऑफ हु कम फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। देखिए अब ये मेड इन इंडिया ऐप होगी, वो सभी लोगों के फ़ोन में आएगी, ये उन सभी लोगों के फ़ोन्स में आएगी जो अलग अलग कंट्री से वहाँ पे विजिट करेंगे। तो यानी कि एक भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसकी रीच की बात की जा रही है कि भारत की एक सॉफ्ट पावर रीच होगी यहाँ पे। तो यानी कि इस लाइन को आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस ऐप के थ्रू भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको हम यूनाइटेड नेशंस तक दिखाएंगे, जो अपने आप में भारत का स्टैचर को बढ़ाएगी। कैबिनेट अप्रूव्स एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ यूथ वर्क अमंग दी ऑथोराइज्ड बॉडीज़ ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ एससीओ। तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो उनमें यूथ वर्क को कोऑपरेट करने के लिए या यूथ वर्क को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे एक एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन किया गया है। तो जो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो रशियन और चाइनीज़ है। एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन में क्या क्या होगा, एक तो स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वर्क विद यूथ, कि आपको यूथ के साथ काम करना है, पब्लिक यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना है, इम्प्लीमेंटिंग स्टेट यूथ पॉलिसी,
फिर जो हर कंट्रीज़ की जो यूथ पॉलिसी होती है उसको इम्प्लीमेंट करना है, एज वेल एज सपोर्ट इनिशिएटिव्स एम्ड एट एनहेंसिंग इंटरनेशनल यूथ कोऑपरेशन। जो एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन है फर्दर इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ इन द स्फेयर ऑफ वर्क विद यूथ, exchange of scientific reference and methodological materials, work experience of state bodies, यूथ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरह से काम करना है यूथ के साथ, बेसिकली यूथ को प्रमोट करना है SCO के में जो मेंबर स्टेट्स हैं उसमें कहा जा रहा है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट यूथ पॉलिसी एंड सपोर्ट ऑफ यूथ इनिशिएटिव्स, कैरिंग आउट जॉइंट रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ ऑन वेरियस यूथ पॉलिसी इशूज़ एंड यूथ कोऑपरेशन। फिर एक्सचेंज होगा साइंटिफिक पब्लिकेशन का, रिसर्च वर्क का उन इश्यूज़ पे जो कि यूथ का इन्वॉल्वमेंट दर्शाते हैं डिस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर्स में, यानी कि यूथ अगर किसी गलत कामों में जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी रिसर्च करने की बात की जा रही है, उसके ऊपर भी साइंटिफिक पब्लिकेशंस करने की बात कही जा रही है। प्रमोट जॉइंट इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव्स एम्ड एट एंगेजिंग यूथ इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स टू इंक्रीज देयर एम्प्लॉयमेंट एंड वेलबींग, सपोर्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द SCO यूथ काउंसिल। जो ऑब्जेक्टिव है एग्रीमेंट का इस टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट, एक तो सभी देशों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट आएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि SCO के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया भी है, चाइना भी है और पाकिस्तान भी है। तो अब ये तो तीनों कंट्रीज़ जिसके साथ भारत का इन दोनों कंट्रीज़ के साथ ही इस टाइम पे अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, इन तीनों का यहाँ पे होना और ये कहना कि ये म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करेगा अपने आप में बाइज्ड है, या ये कहना है कि अपने आप में गलत है, क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट सिर्फ ये लिखने के लिए होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये सिर्फ लिखने के लिए होगा, लेकिन असली कारण में ये नहीं आएगा, क्योंकि ट्रस्ट तो ये दोनों देश बहुत पहले ही खो चुके हैं भारत का। फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑपरेशन अमंग यंग पीपल ऑफ SCO मेंबर स्टेट, यानी कि अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं जो कि असलियत में होना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय इंडिया फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर एट कोलंबो श्रीलंका। तो बिम्सटेक का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर है उसको कोलंबो श्रीलंका की जो राजधानी है कोलंबो, या पहले हुआ करती थी, अब तो नया जो श्री जयवर्धने है वो हो चुकी है कैपिटल उसकी, तो श्रीलंका की, तो कोलंबो में बिम्सटेक का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर बनाने की बात की जा रही है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है बिम्सटेक का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर का आर टू कोऑर्डिनेट, फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो हमें कोऑर्डिनेट करना है, फैसिलिटेट करना है और स्ट्रेंथन करना है कोऑपरेशन को, यानी कि सहयोग को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, जो कि बिम्सटेक के मेंबर स्टेट्स हैं। प्रमोटिंग द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं? प्रायोरिटी एरियाज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं सभी उनके ऊपर बात की जा रही है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हैं, एग्रीकल्चर की है, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमेशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर ओशनोग्राफी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ई वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। यानी कि जितनी भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं, जिनके ऊपर रिसर्च चल रही हैं, उन सब के ऊपर यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। यानी कि हमें हर कंट्री जो है आपस में, जो बिम्सटेक के कंट्रीज़ हैं वो जिसके पास जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी वो आपस में ट्रांसफ़र करेगा। उसके लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है कोलंबो श्रीलंका में। नेक्स्ट आता है सुगम्या केन डिवाइस इज़ एन असिस्टिव एड्स असिस्ट टू अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। तो एक सुगम्या केन डिवाइस बनाई, देखिए केन का मतलब होता है लाठी, बनाई है एक सुगम्या नाम से एक डिवाइस बनाया है। ये उन पर्सन्स के लिए है जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, यानी जिनको आंखों से नहीं दिख पाता, इन मोबिलिटी एंड डायरेक्शन फाइंडिंग। अब लोगों को क्या होता था, जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उनको दिखने में प्रॉब्लम होती है, यानी उनको नहीं दिख पाता है, आंखें नहीं हैं, तो उनके लिए उनको चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रास्ते में क्या चीज़ है उनको नहीं पता चल पाता। तो एक ऐसी छड़ी बनाई है जिसको लेके वो पर्सन चलेंगे तो आगे उसमें सेंसर बनाया है जो आसपास के रेडियस को, थोड़े से रेडियस को सेंस करेगा और ये बताएगा जिसके हाथ में वो छड़ी है कि उसमें आसपास क्या चीज़ है, जिससे कि वो पर्सन बिना गिरे या बिना किसी से टकराए आराम से चल सके। सुगम्या केन डिवाइस इज़ एन असिस्टिव एड्स कंसिस्टिंग ऑफ सुगम्या केन सेंसर एंड अ नॉर्मल फोल्डेबल वाइट केन। एक तो नॉर्मल फोल्डेबल होगा, यानी कि उसको आप फोल्ड कर सकते हो उस छड़ी को, असिस्ट टू अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इंटेलिजेंटली इन मोबिलिटी एंड डायरेक्शन फाइंडिंग, यानी उसको चलने में भी आसानी होगी और डायरेक्शन पता करने में भी आसानी होगी, जो कि अपना में एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है। सुगम्या केन असिस्ट्स इन वॉकिंग एंड डिटेक्ट्स ऑब्स्टिकल्स दैट कम विद इन डिटेक्शन जोन ऑफ सेंसर। तो सेंसर के डिटेक्शन जोन में जो भी ऑब्स्टिकल आएगा, जो भी आगे अवरोध आएगा, उस सबको पता लगा लेगी ये जो केन है। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ देखें। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है कैबिनेट अप्रूव्स डेवलपमेंट
ऑफ न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट धोलेरा अहमदाबाद। तो धोलेरा अहमदाबाद में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए एक कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। कैबिनेट को जो चेयर करते हैं वो कौन करते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कैबिनेट को कौन चेयर करते हैं। द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी, जो कि एक जॉइंट वेंचर होगी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की। और इनके पास जो रेशो होगा वो इस तरह से होगा 51-33-16, यानी 51% जो पैसा खर्च होगा वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का होगा, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का 33% होगा और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट का 16% होगा। टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज, अपीडा ऑर्गेनाइजेज 8-day लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल इन बहरीन। तो बहरीन में मैंगोज़ का जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया अपीडा के द्वारा बहरीन के अंदर। बहरीन की कैपिटल क्या है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। एट द शो 34 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज़, जो भारत के ईस्टर्न राज्य हैं, पूर्वी राज्य हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, तो यहाँ से 34 वेराइटीज़ जो है मैंगोज़ की उसको ले जाके वहाँ पे दर्शाया गया है बहरीन के अल जजीरा ग्रुप सुपरमार्केट में। 27 ऑफ दीज वेराइटीज़ हैव बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। 27 वेराइटीज़ वेस्ट बंगाल से ली हैं, 2 ली हैं बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, 2 एक ली है यूपी से। मैंगो शो इन बहरीन इज़ पार्ट ऑफ अपीडाज न्यू इनिशिएटिव्स टू एक्सप्लोर इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर इंडियन मैंगोज़। तो इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर करने के लिए कि जिससे कि भारतीय मैंगो वहाँ जाएँ, तो मैंगो फेस्टिवल 2022 करवाया गया है। मैंगो को भारत में किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है और इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, यानी कि विश ग्रांटिंग ट्री भी कहा जाता है एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में। नेक्स्ट आता है मेडन सर्विस ऑफ भारत गौरव ट्रेन कमेंसेस फ्रॉम कोयम्बटूर नॉर्थ टू श्रीनगर शिरडी। तो देखिए साईनगर शिरडी तक, कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी तक पहली सर्विस स्टार्ट करी है भारत गौरव ट्रेन ने। तो सदर्न रेलवे जो है वो पहला जोन बन गया है भारतीय रेलवे में टू गेट द फर्स्ट रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर अंडर द भारत गौरव स्कीम एंड कमेंसेस द ऑपरेशंस ऑफ द मेडन सर्विस फ्रॉम कोयम्बटूर टू शिरडी। यानी कि इस ट्रेन को एक तरह से मान के चलिए कि इंडियन रेलवेज़ ने किसी प्राइवेट वेंडर को लीज पे दे दिया है कि आप इस ट्रेन को चलाओ, इस ट्रेन में जितना भी अरेंजमेंट है वो सब आपको ही करना है। यानी कि जो वो प्राइवेट पर्सन है वो ही सारा, यानी वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ही सब चीज़ इसमें अरेंज कर रही है। 1100 पैसेंजर्स ने बोर्ड करी मेडन राउंड ट्रिप एक सर्विस है कोयम्बटूर से शिरडी 14 जून को। इंडियन रेलवेज़ ने लॉन्च किया है ऑपरेशंस ऑफ थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021। तो नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेन की जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था, जो कि एक थीम बेस्ड होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर थीम पे होगी। अब मान लेते हैं रामायण थीम हो सकती है, इसमें महाभारत थीम हो सकती है, तो जो भी थीम होगी उसी हिसाब से जो स्टेशंस होंगे वो ये ट्रेन कवर करेगी, लोगों को घुमाएगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज़ to showcase India's rich cultural heritage and magnificent historical places to the people of India and the world through Bharat Gaurav Trains। ये जो स्कीम है एम करती है टू लेवरेज द कोर स्ट्रेंथ्स ऑफ द प्रोफेशनल्स ऑफ द टूरिज्म सेक्टर टू रन थीम बेस्ड ट्रेन। यानी ये कहा जा रहा है कि लीवर करने के लिए है उन प्रोफेशनल्स की स्ट्रेंथ जो कि टूरिज्म सेक्टर में इन्वॉल्व हैं और वो थीम बेस्ड ट्रेन को चला पा रहे नहीं चला पा रहे, टू टैप द वास्ट टूरिस्ट पोटेंशियल। यानी कि सरकार का कहना ये है कि उनके तो बस की नहीं है ऐसी ट्रेन चलाना, प्राइवेट वेंडर ही चला सकते हैं। भारत गौरव ट्रेन्स इज यूनियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर देखो अपना देश टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म। तो डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत भारत गौरव ट्रेन्स यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। बस यूनियन गवर्नमेंट ने तो स्कीम लॉन्च कर दी है, बाकी चलाने का काम जो है वो सब प्राइवेट वेंडर के हाथ में ही है। नेक्स्ट आता है स्टील मिनिस्टर इनॉग्रेट्स फर्स्ट 6-lane हाईवे रोड मेड ऑफ स्टील स्लैग एट सूरत गुजरात। तो सूरत गुजरात में पहली 6 लेन की हाईवे रोड बनाई गई है जो कि स्टील के स्लैग से बनाई गई है, यानी कि स्टील का जो वेस्ट होता है स्लैग उससे बनाई गई है। पहली बार ऐसा हुआ है भारत में। तो अब गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं कि जिससे कि वाइड यूज़ किया जा सके स्टील स्लैग का रोड कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट आता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने एक इंडियन स्टैंडर्ड डेवलप किया है नया IS 17693/2000 नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट मेड ऑफ क्ले। अब देखिए एक फ्रिज बनाने की बात की जा रही है जो बिजली से नहीं चलेगा, मिट्टी से बनाया गया है, क्ले से बनाया गया है वो फ्रिज। तो उसके लिए BIS ने एक नया इंडियन स्टैंडर्ड डेवलप किया है IS 17693। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन को कि अब IS 17693/2000 अभी नया ये BIS के द्वारा जो बना इंडियन स्टैंडर्ड है ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो ये नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट यानी कि फ्रिज के लिए बनाया गया है जो कि बिजली से नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड हेल्प्स इन फुलफिलिंग 6 यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और जो मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर इसको कहा जा रहा है ये ब्रेन चाइल्ड है श्री मनसुख भाई प्रजापति का, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं।
इट इज़ अ नेचुरल रेफ्रिजरेटर, ये एक नेचुरल रेफ्रिजरेटर है जो कि क्ले से बना है, जिसमें आप वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, फल, दूध और पानी को ठंडा रखने के लिए भी आप इसको में स्टोर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स नेचुरल कूलनेस, ये जो प्राकृतिक ठंडक है वो प्रोवाइड करती है फूड स्टफ्स को विदाउट रिक्वायरिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी, इसमें किसी बिजली की ज़रूरत नहीं होती। तो इट प्रोवाइड्स नेचुरल कूलनेस टू फूड स्टफ्स स्टोर्ड इन इट विदाउट रिक्वायरिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी, तो बिना किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल के ये नेचुरल कूलनेस प्रोवाइड करेगी फूड स्टफ्स को। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क रीजनेबली फ्रेश रह सकती हैं विदाउट डिटेरियोरेटिंग देयर क्वालिटी, यानी कि उनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी और एक लंबे समय तक वो फ्रिज में आप रखे जा सकते हैं उसको, जो कि मिट्टी से बना हुआ है, इसमें कोई भी बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है एक्स संप्रीति 10, इसको कंक्लूड कर दिया गया है जशोर बांग्लादेश के अंदर। तो बस इतना सा पूछा सकता है आपसे कि जो एक्सरसाइज संप्रीति है ये किस किस देशों के बीच में होती है, तो ये भारत बांग्लादेश के बीच में होती है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है कि 75 सी बीचेस को क्लीन अप किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री फॉर 75 डेज। तो कहा जा रहा है कि 75 सी बीच को चिन्हित करके उन्हें 75 दिनों तक लगातार साफ किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉमेमोरेटिंग 75th ईयर ऑफ द इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने चेयर करी एक मीटिंग टू रिव्यू प्रिपरेशंस फॉर इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 2022 और 17 सितंबर। तो 17 सितंबर 2022 को जो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उसके बारे में बातचीत की जा रही है। एनुअल इवेंट विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर, तो तीसरे सैटरडे को पड़ता है हर सितंबर में हर साल, तो 17 सितंबर को पड़ रहा है इस बार। कोइंसिडेंटली 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी होता है, हु हैज़ बीन पायनियरिंग द केस ऑफ क्लाइमेट प्रोटेक्शन। तो दिस ईयर्स इवेंट ऑल्सो कोइंसाइड्स विद द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इन 75th ईयर ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। तो जो कोस्टल क्लीन अप ड्राइव है इसको 75 बीचेस में किया जाएगा, 75 डेज़ के लिए किया जाएगा, 3 जुलाई से 17 सितंबर तक किया जाएगा 2022 में। इट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एक पहली बार इस तरह से हो रहा है और लॉन्गेस्ट एक रनिंग कोस्टल क्लीन अप कैंपेन है, जिसको माना जा रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो पार्टिसिपेशन है कॉमन मैन का वो उसमें ज़रूरी है, जिससे कि हम एक मैसेज को कन्वे कर सकें स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर का, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कोस्टल एरियाज़। तो इसका टारगेट है कि 1500 टन से ज़्यादा गार्बेज को हटाना है हमें सी कोस्ट से, जिससे कि जो मरीन लाइफ है उसको भी फ़ायदा हो और जो कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो 1500 टन गार्बेज हटाने की बात की जा रही है। एक टन में 1000 किलो होता है, तो 1500 × 1000 कर लेंगे आप, तो आपको उसका फिगर पता चल जाएगी कितने लाख किलो की बात कर रहे हैं ये। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमेज़न को फाउंड किया गया था जेफ बेजोस के द्वारा 5 जुलाई 1994 में। तो अब टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे। तो पहला सवाल है कि मैक जो है वो एक एप्पल का पर्सनल कंप्यूटर है, एप्पल्स लाइन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, व्हाट यूज़ द मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैक ओएस जो है वो एप्पल यूज़ करता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो पूछा जा रहा है कि मैक जो है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि मैक की फुल फॉर्म क्या है। तो मैक का फुल फॉर्म है मैकिनटॉश, और इसको किसके नाम पर रखा गया, मैकिनटॉश एप्पल्स के नाम पर इसको रखा गया। नेक्स्ट आता है बिफोर बिल गेट्स एंड पॉल एलन फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट इन 1975। देखिए बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट 1975 में फाउंड की। दे फॉर्म्ड अ बिजनेस पार्टनरशिप विद पॉल गिलबर्ट। तो पॉल गिलबर्ट के साथ उन्होंने इससे पहले एक बिजनेस पार्टनरशिप की थी। जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि टू रीड रॉ डेटा फ्रॉम रोडवे ट्रैफिक काउंटर्स एंड क्रिएट रिपोर्ट्स फॉर ट्रैफिक इंजीनियर्स, कि एक जो रोडवे ट्रैफिक काउंटर से डेटा इकट्ठा करना है और ट्रैफिक इंजीनियर्स के लिए रिपोर्ट तैयार करनी है। तो उसको उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने उसको ट्रैफ ओ डेटा कहा था। ट्रैफ स्टैंड्स फॉर ट्रैफिक, तो ट्रैफिक ओ डेटा उसको उन्होंने कहा था। पहली वीडियो कौन सी थी जो यूट्यूब पे 2005 में पब्लिश की गई थी, सबसे पहली वीडियो यूट्यूब पे आई थी, उसका नाम था मी एट द जू। दिस वाज एन ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर जो कि 99 में लॉन्च हुआ। पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर डिवाइस था, जिसमें एक डिजिटल ऑडियो फाइल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको एम्फेसाइज किया गया था। इसने 2001 में अपना काम बंद कर दिया क्योंकि इसको बैंकरप्सी हो गई थी। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था नेपस्टर। नेक्स्ट आता है टिजेन, एक लाइनस बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनेक्स फाउंडेशन के द्वारा बैक्ड है। तो कौन है जो टिजेन को इस्तेमाल करता है लाइनेक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो सैमसंग अपने फ़ोन्स में इसको इस्तेमाल करता है। फेसबुक ने ऑक्यूलस को 2014 में एक्वायर किया, एंटरिंग द वर्चुअल रियलिटी मार्केट। इट वॉज लेटर अमेलगमेटेड इनटू अ बिजनेस ऑफ फेसबुक टू प्रोड्यूस वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी हार्डवेयर। तो जो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी है ये क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, इसको मैं कवर कर दूंगा। ये एक बार सवाल यूपीएससी पूछ भी चुका है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के अंदर डिफरेंस 2020 या 2019 या 2020 का जो प्रीलिम्स है उसमें उसके ऊपर सवाल आ भी चुका है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको रियलिटी लैब्स बोलते हैं। और आखिरी सवाल है कि अमेजन एंटर्ड नेगोशिएशंस टू एक्वायर एन अमेरिकन मीडिया कंपनी इन 2021। तो अमेजन जो है एक नेगोशिएशन में आया है कि जिससे इसको
एक अमेरिका की मीडिया कंपनी है 2021 में उसको एक्वायर कर ले। वन ऑफ इट्स फेमस कार्टून्स इंक्लूड टॉम एंड जेरी, उसका एक बहुत ही फेमस है टॉम एंड जेरी कार्टून। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है मेट्रो गोल्डविन मेयर। तो जो भी 1990s के किड्स हैं, जो भी इस टाइम पे 1990s के बच्चे हैं, उन सभी को पता है कि टॉम एंड जेरी अपना में एक बहुत ही फेमस कार्टून रहा है। और मैक्सिमम लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने एक ना एक बार तो उसको देखा ही होगा अपने लाइफ टाइम में, जो कि 90s के बॉर्न है। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर करंट अफेयर्स। तो ये आते हैं आज के करंट अफेयर्स गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।